Hello friends, welcome to Career Hunt with Jeevan. I hope you all are well. So today's topic is regarding the first advanced estimations which have been brought by Ministry of States and Statistics and Planning implementations by Government of India regarding the economic functions of the previous year. तो पिछले साल में हमारी देश की इकोनॉमी ने किस तरह से परफॉर्मेंस किया है उसके बेस पे जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लान इम्प्लीमेंटेशन है उन्होंने अपना आंकड़ा 6 जनवरी को जारी कर दिया है। उस आंकड़े के बेस पे ही हमारे देश का अगला बजट बनेगा। तो इसको बोलते हैं एडवांस एस्टिमेशंस, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट। तो अभी ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसका हमारे जीडीपी से ये बजट से क्या रिलेशन है इस फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट का, और इसका हमारे जो पिछला परफॉर्मेंस है देश की इकोनॉमी एक्टिविटी का उसके साथ क्या रिलेशन है, इन तमाम चीज़ों पे हम आज इस वीडियो में जानकारी हासिल करेंगे। तो जैसा कि इसका मेन टॉपिक होगा आपका इंडियाज़ जीडीपी ग्रोथ, कंटेंट एंड डिसकंटेंट, आशा और निराशा। जो हमारी इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट है अभी फॉरकास्ट किया गया है, जिसकी भविष्यवाणी होगी, भी एस्टिमेट लगाया जाएगा, अनुमान लगाया जाएगा, उसके पीछे आशाएं और निराशाएं क्या क्या हैं हम उनके बारे में जानेंगे आज यहाँ पे। तो 6 जनवरी को एडवांस एस्टिमेट, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट जो इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री है या प्लानिंग मिनिस्ट्री है, स्टैटिस्टिक मिनिस्ट्री, उन्होंने जारी किया है। उस एडवांस एस्टिमेशन के, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेशन के एस्टिमेट के बेस के ऊपर ही जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो आगे अगले साल का फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 2024 का बजट पेश करेंगे। ये बजट 1 फरवरी को पेश होगा अपना पार्लियामेंट के अंदर। जो फर्स्ट रीडिंग बजट का होगा वो 1 फरवरी को होगा पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। अभी जो ये फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट है इसका हमारे बजट के साथ क्या रिलेशन है, इसके बारे में जानते हैं। तो जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स होता है इसी के बेस पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अपना बजट तैयार करते हैं। मतलब कि जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं अपनी इकोनॉमी के, उन डिफरेंट सेक्टर्स की क्या क्या परफॉर्मेंस है, उनके परफॉर्मेंस के बेस पे आगे का एक एस्टिमेशन किया जाता है कि ये पर्टिकुलर सेक्टर इस बेस से या इस स्पीड से, इस ग्रोथ रेट से फंक्शन करेगा। तो उस हिसाब से उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए फंड एलोकेशन किया जाता है उनके ग्रोथ रेट को ध्यान में रखते हुए। और इसका एग्जैक्ट आपको एग्जांपल कहाँ से मिलेगा कि एग्जैक्टली वहाँ तक जा सकता है, या जो है कि एक मोटा मोटा अनुमान कि वहाँ तक जा सकता है, इस चीज़ का अनुमान उनको कहाँ से मिलेगा। तो वो जो क्लोज्ड हो गया है, जो हमारा 2021 और 2022 फाइनेंशियल ईयर जो क्लोज हो चुका है, उसके बेस पे इसका अनुमान लगाया जाएगा कि हमारी जो ये भविष्यवाणी है या जो हमारा एजम्पशंस है वो एजम्पशंस किस हद तक सही होगा, और उस एजम्पशंस के बेस पे ही जो है फंड का एलोकेशन किया जाएगा आगे के सेक्टर्स के लिए, अगले वित्त वर्ष के लिए। अभी जो एजम्पशंस है, इस एजम्पशंस का बेस क्या होगा, जो जिस बेस पे अपनी फाइनेंस मिनिस्टर इस चीज़ को फिक्स करेंगे कि हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ इस रेट पे होगा अगले वित्त वर्ष में। तो उसका जो बेस होगा वो होगा वही जीडीपी ग्रोथ रेट पिछले साल के जीडीपी ग्रोथ रेट के बेस पे वो एजम्पशन करेंगे कि अगले साल का वित्त वर्ष इस तरह से ग्रोथ करेगा। करंट फाइनेंशियल ईयर अभी देखिए जो चल रहा है वो मार्च में ख़त्म होगा, और करंट फाइनेंशियल ईयर मार्च में ख़त्म होगा और अभी जनवरी चल रहा है, और फरवरी 1 तारीख को बजट पेश होगा पार्लियामेंट के अंदर। तो अभी इसका अनुमान कैसे लगाएंगे फाइनेंस मिनिस्टर की इस तरह से आगे ग्रोथ करेगी देश, या अब देश की इकोनॉमी ऐसे ग्रोथ करेगी।
तो उसको जानने का तरीका क्या है? तो उसको जानने का तरीका यही है, जो अपना मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जो अपना डेटा जारी किया है, उसी डेटा के बेस पे वो जानेंगे कि किस तरह से ग्रोथ करेगा। अभी इसमें जो क्वार्टर 3 का डेटा है, जो कि सितंबर से सॉरी अक्टूबर से दिसंबर तक का जो डेटा होता है, वो क्वार्टर 3 का होता है। क्वार्टर 3 का डेटा अभी तक नहीं आया हुआ है, वो क्वार्टर 3 का डेटा आएगा फरवरी मंथ में आएगा, ठीक है। और ये भी क्वार्टर 3 का डेटा आएगा। फिर उसके बाद जो है कि फरवरी में ही आपका जो सेकेंड एडवांस एस्टिमेट आएगा। जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो फरवरी मंथ में ही अपना जो सेकेंड एडवांस एस्टिमेट्स है उसको जारी करेगी। उसमें जो है कि पिछले वित्त वर्ष का, जो कि मतलब जो करंट वित्त वर्ष चल रहा है 2022 एंड 2023, इस वित्त वर्ष का लास्ट क्वार्टर जो कि जनवरी से मार्च तक का होता है, उसका डेटा उसमें आ जाएगा। उसमें उसमें उसको डाटा को रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो अभी यहाँ पे ये सब सारी चीज़ें हैं जो कि बैकवर्ड होती हैं, मतलब कि डिटेल्स जो फंड का एलोकेशन है वो फॉरवर्ड वे में चल रहा होता है, और जो चीज़ें ऑन ग्राउंड हो रही होती है जिनका एस्टिमेशन किया जा रहा है वो अभी काफ़ी पीछे होती हैं। तो इन सबों का जो कि एक अनुमान लगा के पिछले जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गए होते हैं उसके बेस पे एक फिक्स किया जाता है कि इस रेट से इकोनॉमी का ग्रोथ हो सकता है सेक्टर वाइज। अभी जो इसका सिग्निफिकेंस है, जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स का, इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा? इसका सिग्निफिकेंस एक तो नॉमिनल जीडीपी के रूप में होगा, एक जो है कि रियल जीडीपी के रूप में होगा। सो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? ग्रोथ रेट विथ इन्फ्लेशन। जो ग्रोथ रेट हमारी इकोनॉमी का होता है, इन्फ्लेशन उसमें इंक्लूड होता है, महंगाई दर, उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। और जहाँ महंगाई को निकाल दिया जाए ग्रोथ रेट से तो उसको बोलते हैं रियल जीडीपी। तो ये जो नॉमिनल जीडीपी होता है, इस नॉमिनल जीडीपी के बेस पे ही अगले साल का बजट तैयार होता है। रियल जीडीपी के बेस पे नहीं तैयार होता है, क्योंकि महंगाई, जब भी बजट तैयार होता है उसमें महंगाई को इंक्लूड करके ही बजट को तैयार किया जाता है। महंगाई के बिना बजट नहीं तैयार हो पाता, क्योंकि हर साल महंगाई का रेट अप डाउन हो रहा है। अब रियल जीडीपी क्या होती है? रियल जीडीपी होती है जो महंगाई नॉमिनल जीडीपी में से यदि हम इन्फ्लेशन को माइनस कर दें तो वो जो आती है उसको बोलते हैं रियल जीडीपी। अभी यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स हैं जिसके बेस पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मतलब वो कौन कौन से इंडिकेटर्स है जिसके बेस पे फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, जो कि प्रिडिक्ट करती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। वो कुछ एक चीज़ें हैं दैट इज प्रीवियस ईयर एस्टिमेट, तो वो वहीं डेटा लेती है जो साल क्लोज हो गया होता है उस साल का, जैसे 2021 और 2022 के डेटा को लेके ही ये जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है ये अपना फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स जारी करती है। फिर उसके बाद जो है कि अभी देखते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने इस बार डेटा पेश किया है अपना फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स का, इसमें क्या क्या चीज़ें छुपी हुई है, मतलब कि हमारी जो देश की इकोनॉमी थी वो पिछले साल किस तरह से परफॉर्मेंस किया है अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लान इम्प्लीमेंटेशन। सो अकॉर्डिंग टू द डेटाज प्रोवाइडेड बाय दिस मिनिस्ट्री, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट कितना था? 15% था। द नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री वाज वुड बी होगा 15%, एंड द रियल जीडीपी विल बी एक्सपेक्टेड टू 7%। तो नॉमिनल जीडीपी यहाँ पे आपको देखने में लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा है, अपना 15% है, जो कि बहुत ज़्यादा है। बट इसमें बहुत आश्चर्य की बात नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम इसका पोर्शन है वो इन्फ्लेशन का है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन ऐड रहता है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर उसमें ऐड रहती है। तो यहाँ पे अभी इससे यदि महंगाई दर को निकाल दिया तो एक्चुअल में जो जीडीपी का ग्रोथ रेट था वो 7% के होगा, वो 7% के नियर अबाउट होगा। इट मीन्स नियर अबाउट उसमें आपका 8% के आसपास इन्फ्लेशन का जो है कि इंक्लूज़न किया गया है।
तब जाके नॉमिनल जीडीपी इस रेट पे पहुंची हुई है हमारे देश की। तो ये बहुत ही एक्चुअल में जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेस पे ये बहुत अच्छी इंडिकेशन नहीं है। दिस इज़ ओनली ड्यू टू द इन्फ्लेशन, द डेटा इज़ शोइंग लाइक दैट। तो एक तो यहाँ पे इसका ये हो गया। दूसरा चीज़ हो गया, अब देखिए जब इन्फ्लेशन हाई रहता है किसी भी देश का तो वहाँ पे उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इसके बारे में थोड़ा जान लें। वहाँ का इफ़ेक्ट आम आदमी के ऊपर क्या पड़ता है, वहाँ का इफ़ेक्ट सरकार के ऊपर क्या पड़ता है। जब इन्फ्लेशन हाई रेट में रहती है तो वहाँ पे क्या होता है, जो उसकी उस देश की करेंसी होती है उसका इरोजन शुरू हो जाता है, मतलब उसका डिके शुरू हो जाता है, उसकी वैल्यू डाउन होने लगती है। उसकी वैल्यू डाउन होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो लोन होते हैं वो सस्ते हो जाते हैं, लोगों को सस्ते रेट में लोन मिलते हैं जब इन्फ्लेशन हाई रहता है। तो इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि लोन लोगों को सस्ते रेट में ना मिले, इसलिए जो है कि बैंक रेट या जो है कि रेपो रेट आरबीआई ने बढ़ा दिया है ताकि लोन महंगा हो जाए। लोन महंगा हो जाएगा तो मार्केट में पैसे या लिक्विडिटी की कमी हो जाएगी, जिससे जो है महंगाई के ऊपर, ये इन्फ्लेशन के ऊपर वो कंट्रोल किया जा सकता है। और दूसरा, इससे आम जनता को तो इस तरह से फ़ायदा होता है इन्फ्लेशन का कि वहाँ की पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, उसका इरोजन होना शुरू हो जाता है, डिके होने लगता है, तो उससे उनको लोन सस्ते मिलते हैं तो अपने काम आसानी से कर लेते हैं। और दूसरा, गवर्नमेंट को इससे फ़ायदा होता है इन्फ्लेशन होने से कि उनका जो उन्होंने डेट या जो कर्ज जो ले रखे होते हैं, गवर्नमेंट ले रखी होती है, तो उनको जब इन्फ्लेशन हाई होता है तो उसकी वैल्यू रुपए की कम होती है, तो वहाँ पे उनका जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो कम होता है, वो डाउन शो करता है, जो कि गुड इंडिकेटर्स है किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए। यदि जीडीपी के रेशियो में यदि किसी भी कंट्री का जो डेट कम है या कर्ज कम है तो उस चीज़ को एक अच्छा सिंबल माना जाता है। तो इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, the debt to GDP ratios of the country will be reduced, which is showing a good signal for the government। तो इससे उनको जो है कि सपोर्ट मिलता है, मतलब कहने का कि जो कम पैसे में उनको आसानी से अपना सेटलमेंट करने को मिल जाता है। और तीसरा जो है आपका, अब इन्फ्लेशन होने से और भी, और वहीं जब इन्फ्लेशन आपका डाउन होगा, कहने का मतलब कि जब इन्फ्लेशन रेट डाउन होता है तो जीडीपी आपका जो ये डेट टू जीडीपी है उसका रेशियो बढ़ जाता है। तो अभी जो इस पिछले टर्म्स में जो भी चल रहा है इसमें इन्फ्लेशन हाई है, तो इस इन्फ्लेशन हाई की वजह से क्या है, गवर्नमेंट अभी तो खुशहाल मोड में है, लेकिन जो अगला फाइनेंशियल ईयर आएगा 2023 और 2024 का, जो मतलब नेक्स्ट आएगा, जो 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर, उस फाइनेंशियल ईयर में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन की वजह से गवर्नमेंट ने जो है कि अपना डेट टू जीडीपी रेशियो को इम्प्रूव कर लिया, लेकिन एक्चुअल में अगली बार जो यहाँ पे इकोनॉमिस्ट का, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने फोरकास्टिंग किया है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में हमारी जो नॉमिनल जीडीपी होगी वो 10% के नियर अबाउट रहने वाली है। जब नॉमिनल जीडीपी 10% के नियर अबाउट रहेगी, जो कि इस समय 15% है, तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन डाउन रहेगा। तो इन्फ्लेशन डाउन रहेगा तो जो हमारा जो गवर्नमेंट डेट कर्ज लेती है उनका कर्ज जो है कि महंगा हो जाएगा, मतलब कर्ज उनको फिर कर्ज एक तरह से महंगा हो जाएगा। तो वो कर्ज महंगा हो जाएगा तो उनका जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट, आप देखोगे कि फिर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर पाएगी प्रोजेक्ट्स के ऊपर, क्योंकि उसके पास उतना एक्सपेंडिचर करने के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स नहीं रहेगा। तो फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर उतना उनके पास नहीं रहेगा नए प्रोजेक्ट्स में लगाने के लिए। तो यहाँ पे ये गुड इंडिकेटर्स ये मिल रहा है कि यदि गवर्नमेंट इस बजट में अपना जो फिस्कल डेफिसिट है उसको यदि स्पेस देती है, फिस्कल डेफिसिट मतलब कि जो टोटल उनका एक तरह से एक्सपेंडिचर और इनकम का डिफरेंसेस है, वो उसमें यदि बढ़ोतरी करती है, जैसे कि इस बार माना गया कि नियर अबाउट 6 to 6.5% के नियर अबाउट फिस्कल डेफिसिट रखने की प्लानिंग गवर्नमेंट कर रही है। तो इतना फिस्कल डेफिसिट करने के बाद फिर क्या होगा, एक बहुत बड़ा स्पेस ओपन हो जाएगा प्राइवेट प्लेयर्स के लिए।
So this is a good indication for the economy, for the private players, that they will get an opportunity to invest a huge amount in the government projects and the government related projects. तो ये कि यहाँ पे उनको लिए जो क्राउडिंग इन की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। क्राउडिंग इन मतलब कि बाहर के जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उनको मौका मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अच्छा, तो अभी जैसा कि गवर्नमेंट की प्लानिंग है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का 2024 के लिए 2025 तक, तो उस चीज़ को हासिल करने के लिए अभी जाहिर सी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर जो इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने लॉन्च कर रखा है उनके लिए फंडिंग की रिक्वायरमेंट्स होगी। और यदि नॉमिनल जीडीपी अगली बार जो है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में डाउन होने जा रहा है, मतलब इन्फ्लेशन डाउन होगा कुछ, तो उसकी वजह से क्या होगा कि फिर गवर्नमेंट को ऑटोमेटिकली अपना स्कोप कम करना पड़ेगा एक्सपेंडिचर के प्रति। उनको जो है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स है उनको हैंडओवर करना पड़ेगा। तो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए अच्छा यहाँ पे स्कोप दिखता हुआ दिख रहा है अगले फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स है वो इस चीज़ को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि अगला फाइनेंशियल ईयर जो है कि प्राइवेट प्लेयर्स के लिए अच्छा स्कोप ला सकता है, साथ ही गवर्नमेंट को थोड़ा मुसीबत में खड़ा कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन कम होने से उनको जो है कि डेट महंगे मिलेंगे। फिर उसके बाद अब एक और चीज़ कंपैरिजन कर लेते हैं कि जो रियल जीडीपी होती है और एक होती है ग्रॉस वैल्यू एडिशन। अभी रियल जीडीपी और ग्रॉस वैल्यू एडिशन इसमें क्या अंतर है? एक्चुअल में देखा जाए तो हमारे देश की इकोनॉमी जो है इरोड हुई है, जो पिछले 2 साल कोरोना की वजह से 2021 और 2022 का जो हमारा जीडीपी है वो बहुत ही उसको कैलकुलेशन उसने हमारे जो एक तरह से बेंचमार्क है या बेस है उसको ही पूरा इरोड डीके कर दिया है। तो इसलिए हम अभी जो भी चीज़ें कंपैरिजन करेंगे अपनी एक्चुअल में इकोनॉमिक ग्रोथ का, हमारा मतलब हमारी इकोनॉमी कहाँ पे एक्चुअल में अभी स्टे कर रही है, इस चीज़ को इवेलुएट करने के लिए हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा फाइनेंशियल 1920 की इकोनॉमी से, क्योंकि वहीं एक एग्जैक्ट एक सिस्टमेटिक वे में चलता हुआ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वाला ईयर रहा है। उसके बाद 2 साल बिल्कुल गैप रहे हैं कोरोना की वजह से। तो अब इस चीज़ को हमें एस्टिमेशन करने के लिए हम एक चीज़ का अनुमान, अभी रियल जीडीपी क्या होती है और ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या होता है, इसका हम देख लेते हैं कि इसके ऊपर क्या अपना ये फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट में बताया गया है। तो रियल जीडीपी जो बताया गया है उसमें बताया गया कि रियल जीडीपी इस बार जो है 2022 और 23 का 6.7% रहेगा, और जो जीवीए है ग्रॉस वैल्यू एडिशन वो 7% के नियर अबाउट रहेगा। सो ये एस्टिमेशन है इस फर्स्ट एडवांस एस्टिमेशंस का। एक्चुअल में इंटरनेशनली देखा जाए तो हमारी इकॉनमी काफ़ी इम्प्रूव कर रही है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे अभी देखने की बात है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो वर्ल्ड की मेजर इकॉनमीज़ है जैसे यूएसए, यूरोप या फिर चाइना एक्सेट्रा, जो भी हैं बड़े बड़े इकॉनमीज़, यहाँ का ग्रोथ रेट काफ़ी डाउन है हमारी तुलना में एज ऑन डेट। बट हम उनसे अभी तुलना एक्चुअल देखा जाए तो एक्चुअली हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी जो है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनका पर कैपिटा इनकम हमारे से बहुत एडवांस है, बहुत आगे है। तो हम अभी हमारे पास उनके बराबरी करने के लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है। हमें अभी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ करना पड़ेगा सस्टेनेबल मोड में कई सालों तक, तब जाके हम कहीं उनके बराबर आ पाएंगे। तो हमें उनसे तुलना करने की ज़रूरत नहीं है कि उनके इकॉनमी ग्रोथ डाउन है, हमारा इकॉनमी ग्रोथ बहुत फास्ट है। एक्चुअल में इकॉनमी ग्रोथ क्या होती है, जो इंडिविजुअल का जो पर कैपिटा इनकम इन द रेशियोज ऑफ द जीडीपी होती है, वो एक्चुअल में जो है कि इकॉनमिक ग्रोथ एक्चुअल में देखा है तो उसको हम मान सकते हैं। क्योंकि इकॉनमिक ग्रोथ के साथ साथ जब ह्यूमन का भी ग्रोथ, इंडिविजुअल का भी पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ हो रहा है, तो वहाँ पे एक जो कि ह्यूमन कैपिटल जनरेशंस की सिनेरियो क्रिएट होती है। तो वो किसी भी देश की इकॉनमी के लिए, वहाँ के समाज के लिए, वहाँ की सोसाइटी के लिए एक अच्छा इंडिकेशन माना जाता है, और एक्चुअल में इसी को जो है कि ओवरऑल डेवलपमेंट माना जाता है। तो हमारे देश की सिचुएशन अभी इस कंडीशन में है कि यहाँ पे इकॉनमिक ग्रोथ तो हो रहे हैं, बट जो है कि पर कैपिटा इनकम अभी भी काफ़ी पीछे है हमारे देश का बाकी उन कंट्रीज़ की तुलना में, जहाँ की इकॉनमिक ग्रोथ बहुत स्लो चल रही है, लेकिन पर कैपिटा इनकम हमारे से कहीं गुना ज़्यादा है।
So this is the real difference between the per capita income of the developed countries and the per capita income of our country. So we have not to compare with the current scenario of the economic activities and the economic functions which is taking place around the world, that most of the western worlds and the developed countries and some of the Asian countries which are also very highly growthable, we have not to compare ourselves with those one, क्योंकि उनकी ग्रोथ हो चुकी है और हमारे भी बहुत होने के लिए बाकी, हमारे पास बहुत सारे स्पेस भी बचे हुए हैं. So we have to focus our economy, we have to focus our economic activity, and we have to plan according to the improvement of the per capita income of the country. So there are huge differences. अभी यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम की बात हो रही है, अब पर कैपिटा इनकम देखिए इंडिया का क्या है. पर कैपिटा इनकम में हमारे देश की पर कैपिटा इनकम का जो ग्रोथ है बहुत ही डाउन है. अभी जो कोरोना की वजह से क्या हुआ, कोरोना की वजह से इकॉनमी में जो ग्रोथ हुई, ग्रोथ तो हुई है, लेकिन इसमें जो देखोगे आप तो सबसे बड़ा जो तबका इस कोरोना की वजह से अफेक्टेड रहा है वो एक लेबर पार्टी या जो माइग्रेंट वर्कर्स वाली पार्टी है वो रही है. और जो है कि जो पुअर लोग हैं, जो एक तरह से टेम्प्रोरी जॉब में इन्वॉल्व थे, उनको जॉब से निकाल दिया गया, तो उन लोगों के ऊपर इसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ा हुआ है. तो इस हिसाब से इसका इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है इस कोरोना का, जो पर कैपिटा इनकम के ऊपर जो लेबर पार्टीज़ है या लोअर सेक्शन के लोग हैं या जो कि इनफॉर्मल सेक्टर्स के एम्प्लॉयज़ थे उनके ऊपर. अभी देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि लास्ट 3 इयर्स का एवरेज जो है, अभी लास्ट 3 इयर्स का एवरेज देखा जाए, मतलब जो इकोनॉमिस्ट है वो बता रहे हैं कि यदि आपको एक अपना फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला था कि इंडिया को जो है कि कंटिन्यूसली हर साल 9 to 10% का ग्रोथ रेट के हिसाब से एडवांस करना पड़ेगा, तब जाके हमारी देश की जो कि पर कैपिटा इनकम इम्प्रूव होगी. लेकिन पिछले लास्ट 3 इयर्स का देखोगे आप तो 2020, 21, 22, तो इनका एवरेज ही 10% केवल रहा है. एवरेज नहीं, इनका टोटल मिला के केवल 10% इकॉनमी ग्रोथ की हुई है. तो इसमें जो आपका 20 और 21 रहा है, 21 और 22 पूरा, ये तो पूरी की पूरी इकॉनमी ही एकदम कोलैप्स हो गई थी उस समय. एक तरह से यू कैन से कि इसका जो ग्रोथ रेट निगेटिव में था, तो इनको हम पूरा कोलैप्स ही मान सकते हैं यहाँ पे. तो इस हिसाब से इस कोरोना की वजह से हमारा ये देश की इकॉनमी काफ़ी पीछे ड्रॉबैक में चली गई. तो जहाँ 10% पर ईयर होना चाहिए ग्रोथ रेट, वहाँ 10%. तो ये एक इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा है कोरोना का. तो फिर उसके बाद जो है कि अब इकॉनमी जो है, इकॉनमी में आप देखोगे हमारी स्लो हुई है इकॉनमी, स्लो डाउन इस कोरोना की वजह से इकॉनमी का प्रोडक्शन स्लो डाउन हुआ है. उसके पीछे जो मेन रीज़न रहा है वो है कंजम्पशन का. लोगों की इनकम के स्रोत बंद हुए हैं. इनकम के स्रोत बंद होने की वजह से उनको जो है कि ख़रीदारी के लिए पैसे नहीं थे. ख़रीदारी के लिए पैसे ना होने की वजह से जो है कि वो ख़रीदारी नहीं कर पाए. इस वजह से कंपनियां प्रोडक्शन बंद कर दी. और साथ ही साथ कंपनियों में क्योंकि अभी लोगों के पास पैसे नहीं थे तो कंपनियां बंद रही थी, तो वहाँ से लोगों के रोज़गार भी कट हो रहे थे. तो रोज़गार भी कट हो रहे थे, कंजम्पशन लेवल भी डाउन हो रहा था लोगों का, तो प्रोडक्शन डाउन हो रहा था. इससे इकॉनमिक ग्रोथ बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी इस कोरोना की वजह से. तो ये अभी इस सर्वे में दिखाया गया है, जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स है, इसमें बताया गया है कि किस तरह से कोरोना की वजह से हमारी इकॉनमी में असर आया है, और जो है कि पिछला ये करंट ईयर का जो परफॉर्मेंस कैसे इन कोरोना की वजह से हैम्पर्ड हुआ है, उसके बारे में इसमें बताया गया है कि कोरोना ने 2 साल का हमारे इकॉनमी ग्रोथ पूरी चौपट कर दिया. उससे उबर के हम अभी आए हैं, और एक्चुअल में हमें अभी अपनी इकॉनमी का स्टेटस चेक करना है, तो हमें इस फाइनेंशियल ईयर को
20 के फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करना पड़ेगा, तब हम अपने आप को एग्जैक्टली समझ पाएंगे कि हमारा एग्जैक्ट पोजीशन अभी क्या है। अभी देखिए देखिए थोड़ा वीडियो बड़ा होगा क्योंकि मैं आज इसमें पूरा डिटेल्स लेके आया हूँ। आपका जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स का, तो थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, तो कृपया अपना प्लीज़ मेक पेशेंस हियर वाइल यू आर लिसनिंग या वॉचिंग दिस वीडियो, क्योंकि थोड़ा सा लंबा होगा। बट यदि समझने की कोशिश करेंगे धीरे से तो आपको अच्छा भी लगेगा कि इकोनॉमी एक्टिविटी में ये जो बजट वगैरह होता है इसका जो प्रोसेस क्या है, कहाँ से शुरू होती है, उसका इसमें डिटेल्स आपको मिल जाएगा। अभी तीसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि देखो, किसी भी देश की जो इकोनॉमी होती है उसका ग्रोथ जो होता है, इकोनॉमी ग्रोथ का ड्राइवर्स का मतलब कौन ऐसी चीज़ें हैं जो कि किसी देश की इकोनॉमी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार मेन होती हैं और उसका क्या स्टेटस रहा है, वो भी इस फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स में बताया गया है। तो किसी देश की इकोनॉमी ग्रोथ का जो मेन ड्राइवर्स होते हैं, पहला तो होता है प्राइवेट कंजम्पशंस। जो आम आदमी या हर आदमी जो कि इंडिविजुअल प्राइवेटली अपने पर्सनल कंजम्पशंस के लिए जो भी एक्सपेंडिचर करता है उसको बोलते हैं पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। वो करीब करीब हमारी जीडीपी का 56% कंट्रीब्यूशन इस पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के द्वारा होता है, जिसका कि ग्रोथ रेट इस साल बड़ी हार्डली 8% रहा है। 8% केवल सोचिए, 8% के ग्रोथ रेट में रहा है लास्ट 3 ईयर्स में। कहने का मतलब कि जो हमारा 2020 है उससे उस साल जो कंजम्पशन रेट था उससे लेके आज की डेट में जो हमारा कंजम्पशन रेट होगा वो केवल 8% बढ़ा है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा है। तो सोचिए फिर इकॉनमी कहाँ से बढ़ेगी। पहला ये हो गया। दूसरा हो गया दूसरा जो ड्राइवर्स हैं ग्रोथ का, इकॉनमिक ग्रोथ का, वो होता है गवर्नमेंट प्राइवेट पब्लिक प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। पब्लिक प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो होता है 33% हमारे जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती है। उसका ग्रोथ रेट कितना रहा है, तो उसका ग्रोथ रेट थोड़ा सा ठीक रहा है, 15% उसका ग्रोथ रेट रहा है। बट ये भी जो है ग्रोथ रेट को हम एक तरह से बहुत सराहनीय नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है वो पुराने जो ओल्ड इन्वेस्टमेंट थे उनको रिप्लेस किया गया, उनकी जगह पे इनका यूज़ किया गया है। ओल्ड इन्वेस्टमेंट जो कि एक तरह से लगे थे बट फंक्शनल नहीं थे, तो उनको एक तरह से रिवाइव करने के लिए ये जो इन्वेस्टमेंट किया गया है उनका यूज़ किया गया है। तो इसमें बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्रिएट नहीं हुए हैं, न्यू चीज़ें नहीं बनी हैं। तो ये कह सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट है इसमें। और तीसरा जो ड्राइवर्स होता है वो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है कि तीसरा ग्रोथ होता है। गवर्नमेंट अपना जितना भी अपनी मशीनरी को चलाने के लिए, मतलब जितने भी ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के हैं, इन सबों को चलाने के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ का सैलरी पेंशन एक्सेट्रा देने के लिए जो खर्चे करती है, तो ये सब जो है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर्स होता है। ये 11% कंट्रीब्यूशन करती है हमारे देश की जीडीपी के अंदर। और इसका ग्रोथ रेट केवल आपका यू कैन से बहुत स्लाइटली 7% के नियर अबाउट हुआ है। तो ये 7% ग्रोथ रेट के साथ 3 सालों में पिछले बढ़ा है। तो ये एक्सपेंडिचर का जो एक रेशियो है, ये इससे पता लग रहा है कि हमारे देश में एक्सपेंडिचर का रेशियो जो जिस लेवल से बढ़ना चाहिए उस लेवल से नहीं बढ़ा है। इस वजह से हमारे देश का प्रोडक्शन नहीं हो पाया है और देश की इकॉनमी जो है कि उस स्पीड में अभी नहीं बढ़ रही है। तो कहने का यहाँ भी तात्पर्य है कि हमारे यहाँ भी अधिक कंजम्पशन रेट को बढ़ा दिया जाए तो स्कोप बहुत ज़्यादा है, स्कोप की कोई कमी नहीं है। इन्वेस्टमेंट हो, अपना एक सिनेरियो क्रिएट किया जाए ताकि इन्वेस्टमेंट के बाद यहाँ प्रोडक्शन इस्टेब्लिशमेंट हो, सब कुछ ठीक हो और लोगों का कंजम्पशन बढ़े, एम्प्लॉयमेंट मिले, लोगों को रोज़गार के साधन मुहैया कराया जाए ताकि लोगों के पास पैसे आएँ, पैसे आएंगे तभी वो खर्चेंगे और खर्चेंगे तो प्रोडक्शन होगा, फिर इकॉनमिक ग्रोथ होगा। अब एक और चीज़ इसमें जो एडवांस एस्टिमेट्स, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स में बताया गया है, उसको देख के हम एक अनुमान और लगा सकते हैं कि एक्चुअल में हमारे जो देश के डिफरेंट सेक्टर्स हैं, इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स, उनका ग्रोथ का सिनेरियो क्या रहा है। तो हमारे देश में जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, इकोनॉमिक सेक्टर्स, उनके ग्रोथ रेट भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है पिछले 3 साल में देखा जाए तो।
मतलब कि मैं यहाँ पे जो भी डेटा दे रहा हूँ आपको, उसका कंपैरिजन हम 2020 से ही कर रहे हैं, क्योंकि 21-22 वाले इकोनॉमी ईयर को हम यहाँ पे नहीं ले सकते, क्योंकि वो तो बहुत ही ज़्यादा वो डाउनवर्ड में जा रहे थे, तो कोलैप्स इकोनॉमी थी वो। तो हम पिछले 3 साल के डेटा से ही कंपैरिजन कर रहे हैं अपना यहाँ पे ग्रोथ रेट। तो सेक्टरल इंडिकेशन परफॉर्मेंस देखा जाए, हाउ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ आवर इकोनॉमी हैव परफॉर्म्ड during the last 3 years. So according to the data presented by this Ministry of Statistics, in their first advance estimates, तो उसमें जो बताया गया है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर जो है कि 10% ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रही है, जो कि मोर और लेस ठीक है, बट बहुत अच्छा नहीं है, इसको और अच्छा होना चाहिए था, बट अभी फिर भी ठीक है एग्रीकल्चर सेक्टर। फिर माइनिंग सेक्टर, यहाँ केवल 4% का ग्रोथ रेट हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप साथ साथ ध्यान में रखते जाइएगा, जो मैं सेक्टर बता रहा हूँ वहाँ पे किस तरह के लोग एम्प्लॉयमेंट में लगे होते हैं। जैसे एग्रीकल्चर बता रहा हूँ, वहाँ पे जो है कि फार्मर्स और फार्म लेबर्स लगे होते हैं, जो कि हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी उसमें सब्सिडाइज्ड वे में अपना फार्मिंग करती है। उस सेक्टर का यदि ग्रोथ नहीं होगा तो फिर सोचिए कि लोगों के पास इनकम का लेवल क्या होगा। फिर जो माइनिंग सेक्टर्स हैं वहाँ भी मजदूर लगे होते हैं, वहाँ का भी ग्रोथ रेट केवल 4% हुआ है। फिर उसके बाद आपका जो मैन्युफैक्चरिंग है 11% ग्रोथ रेट हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग में भी लेबर इंसेंटिव है, इंटेंसिव अपना लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग भी है, बट nowadays being it is mechanized, so you can say that relatively it is not so huge labor intensive nowadays, but still you can say that in India it is still manufacturing sector is still labor intensive due to cheap labor available in our country। तो यहाँ पे उसमें भी लेबर इंटेंसिव है, तो वहाँ का भी ग्रोथ रेट केवल 11% हुआ है पिछले 3 सालों में। फिर उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड एक्सेट्रा, वाटर या गैस एक्सेट्रा, सब जो सेक्टर्स हैं इनमें ग्रोथ 13% का हुआ है। यहाँ का ग्रोथ भी और होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ है। फिर उसके बाद देखिए होटल, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, दिस इज़ वेरी क्रूशियल सेक्टर्स, एंड ऑफ कोर्स यू विल बी सरप्राइज दैट द ग्रोथ रेट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्टर इज ओनली 1% विद इन 3 years। This is the huge, you can say this is the devastating conditions created for so many persons involved in these particular trades। बहुत सारे लोग ट्रांसपोर्ट में, ट्रेड्स में, और जो है कि टूरिज़म में एक्सेट्रा, या होटल्स, हॉस्पिटलिटी सेक्टर्स में एम्प्लॉयज़ थे, बट इस कोरोना की वजह से लोगों के सब इन सारे सेक्टर्स के लोगों के रोज़गार चले गए, नौकरियां चली गई, और लोगों को जो है कि अपने होटल्स बंद करने पड़े, ट्रांसपोर्ट ठप हो गए, सब हो गए। तो इसका ग्रोथ रेट जो पिछले 3 सालों में केवल 1% हुआ है। सोचिए यहाँ पे कौन से लोग एम्प्लॉयड होते हैं और उनका इनकम का स्रोत मेन जो है वो बंद हो गया, तो उनका जो स्टेट ऑफ इकोनॉमी होगा वो क्या होगा, और उस स्टेट ऑफ इकोनॉमी के ऊपर ही उनका एक्सपेंडिचर होगा, तो उनका एक्सपेंडिचर का लेवल क्या होगा, एक्सपेंडिचर, और ऐसे लोगों की संख्या कितनी है। इतनी ज़्यादा लोगों का एक्सपेंडिचर ट्रैप हो जाए, इनकम ट्रैप हो जाए, तो सोचिए फिर उनका एक्सपेंडिचर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और एक्सपेंडिचर नहीं कर पाएंगे तो फिर चीज़ों की डिमांड कम हो जाएगी, फिर प्रोडक्शन होना बंद हो जाएगा, फिर ओवरऑल देश की इकॉनमी डाउनवर्ड में जाएगी। सो ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट डालती हैं हमारे देश की जीडीपी के ऊपर, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर। फिर फाइनेंशियल सेक्टर सर्विसेज देखा जाए तो उसमें 13% का ग्रोथ हुआ है। उसमें भी जो है कि रियल इस्टेट एक्सेट्रा ये सब जो है थोड़ा सा अच्छा ग्रोथ रेट किए हैं, बट यहाँ पे भी अभी 13% भी बहुत सेटिस्फैक्ट्री, यू कैन नॉट से इट इज़ वेरी गुड इंडिकेशन, बिकॉज ह्यूज लेबर वर्कर्स आर इन द रियल इस्टेट सेक्टर्स, लेबर फोर्स, और फाइनेंशियल कंडीशन हालांकि थोड़ी इम्प्रूव हुई है देश की। बैंकिंग सेक्टर्स थोड़ा सा जो ट्यून बैलेंस वगैरह की प्रॉब्लम थी उसमें थोड़ी सी वो सलूशन उसका सॉल्व हुआ है, तो ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट वाला सेक्टर है। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस सेक्टर में 15% का जो है कि इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ये कुछ सेक्टर हैं जो कि अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं। तो ये मैंने जो है जो डेटा दिया है, ये टोटल मैंने आपको
3 साल के ऊपर ग्रोथ रेट दिया है जो इस साल हुआ है। मतलब कि 20, 21 और 22 की इकोनॉमी ग्रोथ के बाद जो ग्रोथ रेट हुआ है अपना होगा इस फाइनेंशियल ईयर में, वो ये सारा डेटा मैंने आपको दिया है यहाँ पे। कहने का मतलब जो 2022 और 23 में जो हमारे ग्रोथ होगा इन सेक्टर्स में, उसका ये डेटा था। अभी किसके ऊपर, किससे ज़्यादा ग्रोथ होगा, जो पिछले 3 साल में ग्रोथ हमारे देश का हुआ था उससे इतना ज़्यादा ग्रोथ होगा। कहने का मतलब इसका ये है, इस चीज़ को समझ लीजिएगा आप यहाँ पे। अब देखिए पर कैपिटा इनकम और कंजम्पशन, इनका क्या रिलेशन है, इसको देख लीजिए एक बार। पर कैपिटा इनकम जो अभी फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स है वो बताती है कि जो पर कैपिटा इनकम है उनका ग्रोथ केवल 5% हुआ है और पर कैपिटा कंजम्पशंस का ग्रोथ केवल 6% हुआ है। और जैसा कि एडवांस एस्टिमेट्स में बताया गया है कि जो देश की जीडीपी ग्रोथ होगा वो होगा 6.7% और जीवीए का ग्रोथ होगा, जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन का ग्रोथ होगा वो 7% होगा। तो यहाँ देश की जीडीपी से भी कम ग्रोथ हो रहा है पर कैपिटा इनकम का। एक इंसान का जो यहाँ पे इनकम है वो देश की पूरी जीडीपी से कम हो रही है। ये क्लियर साफ साफ दिखा रही है कि जो देश की जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन है वो कुछ लोगों का कंट्रीब्यूशन है, कुछ मेजर्स लोगों का कंट्रीब्यूशन है ज़्यादा लेवल पे। बाकी तमाम ऐसे लोग जो कि मेजर सेक्टर से जुड़े नहीं हैं उन लोगों का कंट्रीब्यूशन निगेटिव रहा है। इस वजह से देश का जीडीपी तो ग्रोथ किया है, लेकिन जब पर कैपिटा इनकम निकाला गया तो पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ रेट जीडीपी से डाउन है। ये साफ साफ दिखा रहा है कि हमारे देश में इनइक्वालिटी, असमानता किस लेवल तक फैली हुई है। सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेटा यू कैन आइडेंटिफाई दैट हाउ डीप इनइक्वालिटीज आर देयर इन आवर कंट्री, यू नो। तो यहाँ पे एक साफ ही चीज़ क्लियर हो गई आपको कि पर कैपिटा इनकम डाउन हो रहा है लेकिन जीडीपी बढ़ रही है। इससे क्लियर हो रहा है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया और वो सारे मेजर प्लेयर्स हैं, फिक्स सैलरीड पर्सन या फिर जो कि हाई बिजनेस पर्सनालिटीज जो हैं जिनका बिजनेस ग्रोथ किया है कोरोना काल में भी। ऐसे लोगों ने देश की इकॉनमी ग्रोथ रेट में इम्प्रूवमेंट दिया है, लेकिन जो है कि ओवरऑल जो है कि पर कैपिटा इनकम डाउन हुआ है। तो ये भी एक फैक्टर है। ये शो कर रहा है कि, और ये मैंने जो डेटा दिया है पिछले 3 साल के ऊपर, फिर ये भी डेटा है कि मतलब 3 साल के बाद इस डेटा का जो है कि इस तरह का जो ये ग्रोथ रेट बताया गया है, ये शो कर रहा है हमारा देश की इकोनॉमी में जो है कि के शेप की रिकवरी हो रही है। ठीक है, के शेप की रिकवरी हो रही है। तो इस तरह से आपने इस जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स है इसको देख के सुन के समझ गए होंगे कि ये किस तरह से आता है और इसका हमारे देश की इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारे बजट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। इसी सब डेटा को लेके गवर्नमेंट एनालिसिस करती है और इन डेटा के बेस पे ही जो है कि वो अपना अगला बजट तैयार करती है और पेश करती है। फिर पार्लियामेंट में पास होने के बाद इसको फाइनलाइज किया जाता है। सो आई होप कि आपको ये फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स के बारे में कुछ जानकारियाँ मिली होंगी और इससे कुछ आपको थोड़ा एनालिसिस करने में सुविधा हुआ होगा। और आप इसको अच्छे से सुने, वीडियो को बार बार सुन के समझने की कोशिश करें। इसमें सारा डिटेल में मैंने एनालिसिस किया है, इससे आपको बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। एंड फर्दर टू व्यू सच टाइप ऑफ वीडियोज़ एंड टू गेट informative informations like this, I would like to request to all your subscribers and all the viewers who is viewing this video, please like, subscribe and share these videos as much as possible so that most of the people would able to know about the latest informations of our government and the latest informations which is taking place around the world. Thank you for watching this video. Thank you very much.